नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि जालपा ने रतन को पैसे वापस दे दिए हैं। अब आगे भाग 9। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा कि मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो कि उसे न करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि न था कि आपको रुपए लौटा दूं। मैंने तो सिर्फ सर्राफ को ताकीद देने के लिए उससे रुपए ले लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे। आप कृपया रुपए भेज दें। और हाँ, उसी थैली में मेरे भी 200 रुपए थे, कृपया करके वो भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसने उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर ना आया वो बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कि कहीं बहाना न करते, या फिर घर पर न मिले, या फिर कहीं 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दारोमदार रतन के रुपए पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश है। उसकी तो कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर में 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपए तो दे दिए थे, मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा कि रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया। अरे, मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती क्या? कितनी मक्कार औरत है। रात को तो ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सुध न रही। उधर कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, अरे, तुम्हें कुछ काम धंधे की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहते हो? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का नहीं पता। कहार ने त्योरियां बदल कर कहा, अरे, तब का 4 हाथ गोड़ कई लई कामे से तक है। बाबू मेम साहब के यहाँ रुपए ले भेजे रहे। जालपा, कौन मेम साहब? अरे, जॉन मोटर पर चढ़ के आओ थे तो लाए रुपए? लाए काहे नहीं, पृथ्वी के छोर पर तो रहते। दौड़त दौड़त हमार गोड़ पिराई गए। अच्छा, कोई नहीं, चटपट जाकर तरकारी लाओ। कहार तो उधर गया। रमा रुपए ले अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे न लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। जालपा, अरे, मैंने तो कह ही दिया था कि रुपए दे दूंगे। तुम्हें भला इतनी जल्दी मंगाने क्यों सूझी? समझी होगी कि इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपए नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपए मेरे भी हैं। उसने आप भिजवा दिया। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर नए नए रुपए रखे हैं, सब इसी साल के हैं, एकदम चमाचम। देखोगे तो आंखें ठंडी हो जाएंगी। इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी, अरे बाबूजी, सेठ ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करके अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ? कैसे रुपए भाई? मेरे यहां किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा, अरे, वो छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गया, अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है कि बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, अरे रमा, देखो जरा किस सेठ का आदमी आया है। उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ कर क्यों नहीं देते? कितना बाकी है इसका? रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा उठा, पूरे 700 हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई। 700? अरे क्यों जी, ये तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है। प्यादा, मालूम क्यों नहीं है? ऊर्जा जो मेरे पास है। अरे, आपने तब से कुछ दिया ही नहीं है, कम कहां से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, अच्छा ऐसा है, चलो तुम दुकान पर चलो, मैं खुद आता हूं। प्यादा,
बाबूजी हम बिना कुछ लिए न जाएंगे, आप तो यूं ही टाल दिया करते हो, मगर बोली हमको सुननी पड़ती है। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा भी न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखा रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो। रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न कर सकता था। वो उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, अरे तुम अभी तक खड़े हो, हट जाओ, नहीं धक्के देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा, अरे हमारे रुपए दिलवा दीजिए, हम चले जाएंगे, हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है क्या? रमानाथ, अरे तो तुम जाओगे ना, जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दे। दयानाथ ने डांट कर कहा, अरे क्यों बेशर्मी की बातें करते हो जी? जब गिरह में रुपए न थे तो चीज लाए क्यों, और जब लाए तो जैसे बने हो वैसे रुपए अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। अरे नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ सोचा है तुमने? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी, मगर तुम्हें इससे क्या परवाह? तुमको पता नहीं क्या सूझी कि एक बार की इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाती। अरे कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी, और न जाने वो औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहुदगी करते देखती है और मना नहीं करती। अरे आखिर तुमने क्या सोचकर कर लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ आमदनी भी तो नहीं है। रमा को पिता की ये डांट बहुत बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, अरे आप नाहक इतना बिगड़ रहे हैं, आपसे रुपए मांगने आऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। और इसके बाद अपने मन में उसने कहा, ये तो आप ही की करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं मैं। प्यादे ने पिता और पुत्र में विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी भी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वो डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वो अंततः हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर बेचारा घबरा उठता है, पर बैठकबाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा भी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक कोई समस्या की व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे क्या होगा, यही शब्द अनगिनत बगुलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वो इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गईं। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था कि अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, अरे ये दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए दिए थे। जालपा, अरे दिए होते तो कोई रुपए का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लाए क्यों? मैंने तो कभी जिद न की थी। और मान लो मैं दो चार बार कहती भी तो तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था ना। अपने साथ मुझे भी चार बातें सुनवाती। अरे आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी पत्नी से पर्दा नहीं रखता। तुम तो मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती कि तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चल रहा था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता। पर ये तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाए। अरे मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे ये छल कर रहे हो? अरे भला मैं कोई वैश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। अरे मैं तो भले बुरे दोनों के ही साथी हूं। भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, मगर बुरे में तो तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुंह से एक शब्द न निकला। दफ्तर का समय आ गया था, भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। रामेश्वरी ने कहा, अरे बेटा क्या बिना भोजन किए ही चले जाओगे? रमा ने इसका कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपए हैं उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए न मांगे थे,
वो जानता था कि जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं, भय होता था कहीं वो फिर उपदेश देने न बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी। मगर जालपा ने जब उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी, ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वो बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिया। उसने समझा था कि रमा रुपए पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपए की फिक्र करनी थी, वो कहां से आएंगे। भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है, 2-4 फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने तांगा लिया और उससे जॉर्ज टाउन चलने को कहा, शायद रतन से भेंट हो जाए। वो चाहे तो 300 रुपयों का बड़े आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वो सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वो बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया, उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वो बंगले में न जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वो चला जाता। वो बरामदे में न बैठी होती तब भी शायद वो अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वो संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, शुंगी के दफ्तर। तांगे वाले ने घोड़ा फेर दिया। कोई 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। अरे दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा कि कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वो पहले उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, अरे तुम अब तक कहां थे जी? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं, चपरासी मिला था क्या? रमा ने कुछ अटकते हुए कहा, मैं घर पर न था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी भारी मुसीबत में फंस गया हूं। रमेश, कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है ना? रमानाथ, जी हाँ, घर पर तो कुशल है। कल शाम को यहाँ काम बहुत था, मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही न रही। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपए थे। सोचने लगा कि इन्हें कहाँ रखूं। अब मेरे कमरे में कोई संदूक तो है नहीं। यही निश्चय किया कि क्यों ना साथ लेता जाऊं। 500 रुपये नकद थे, सो वो तो मैंने थैली में रखे, मगर 300 रुपये के नोट जेब में रख लिए और घर चले। चौक पे 1-2 चीजें लेनी थी। घर से होता हुआ घर पहुंचा तो देखा कि नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या 300 के नोट गायब हो गए? रमानाथ, जी हाँ, कोट के ऊपर जेब में थे। लगता है किसी ने निकाल लिए। अरे और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की दशा जो हो रही है ना, वो बयान नहीं कर सकता मैं। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूं, मगर कोई बंदोबस्त न हो सका। अपने पिता से तो तुमने कहा ही ना होगा। अरे उनका स्वभाव तो आप जानते हैं ना, रुपए तो देते ना, उल्टी डांट सुनाते। अरे तो फिर क्या फिक्र करोगे? आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र कर लूंगा बाबू साहब। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, अरे तो फिर करो ना, इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे? भला ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे मेरी जेब से तो आज तक 1 पैसा न गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? देखो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे रुपए क्यों मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलाई तो न खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, अरे क्या सरकारी रुपए खर्च कर डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को जरूरत आ पड़ी थी। घर में रुपए न थे। आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया। पहले तो बहुत हंसे, फिर दूसरा इंतजाम कर लिया। अरे इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश,
अरे तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खत लिख दूं क्या? रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा न करिए। अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे गोली मार दीजिए। रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोच कर कहा, तुम्हें विश्वास है ना कि शाम तक रुपए मिल जाएंगे? रमानाथ, हाँ साहब, आशा तो है। रमेश, तो ऐसा करो, इस थैली के रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूं, अगर कल 10 बजे रुपए न लाए तो मेरा दोष नहीं है। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लड़के हो इसलिए क्षमा करता हूं, वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरब्बत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूं मैं। खैर, मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तो तुम जानते हो। हाँ, न किसी का कर्ज रखता हूं, न किसी को कर्ज देता हूं, न किसी से लेता हूं। कल रुपए ना आए तो बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से न बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इसी वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती। हथकड़ियां? यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वो सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबाई। वो धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था, वरना इसी वक्त तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां होती। आकाश पर काली घटाएं थीं। सूर्य का कहीं पता न था। क्या वो भी उस घटा रूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं? रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद की। रमा मन में झुंझला उठा, आप बड़े ईमानदार की तुम बने हैं। अरे ढूंढिया कहीं का, अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरे के तलबे सहलाते फिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। अरे ये सब दिखाने के दांत हैं, मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा कि एक बार फिर क्यों न रतन के पास चलूं, और ऐसा कोई न था जिससे रुपए मिलने की आशा होती। वो जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वो अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी थी। उसके पास एक गुजराती जोहारी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल निकाल कर उसे दिखा रहा था। रमा को देखकर वो बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। देखिए ना, ये हार कितना सुंदर है। इसके दाम ये 1200 रुपए बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ चीज तो अच्छी मालूम होती है रतन, मगर दाम बहुत कहते हैं। जौहरी, भाई जी ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जो जुर्माना कहिए वो दे दूं। 1200 तो मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा ना कहिए सेठ जी, वरना जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी, बाबू साहब हार तो 100 रुपए में भी आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर आएगा। मगर माल परखना चाहिए, माल। मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे भला क्या मोल तोल। हम लोग नीरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब, हम तो आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखा है, भाई वाह। रतन ने हार को लुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, मगर कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली है। जौहरी, कमी का नाम ना लीजिए हुजूर, ये चीज आपकी भेंट है। रतन, अच्छा तो फिर एक बात बतला दीजिए, कम से कम आप इसका क्या लेंगे। जौहरी ने कुछ शुभ होकर कहा, 1200 और 12 कौड़ियां होंगे हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूं, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा कि किसने लिया। यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया कि यह कुछ कम न करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, अरे आप तो ऐसे समेट लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी। जौहरी, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती ना तो मुझे बहुत दुख होता है। रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली, क्या लगता है आपको, कुछ कम करेगा क्या। रमानाथ, देखिए मेरी समझ में तो चीज 1000 से ज्यादा की नहीं है।
रतन, "उह, होगा, पर मेरे पास तो 600 रुपये हैं। आप 400 रुपये का प्रबंध कर दें तो अभी ले लूँ। ये इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार न माने का। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले न लौटेंगे। मैं पक्का आपको कल रुपए लौटा दूंगी।" रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, "मेरा विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं। मैं तो बल्कि आपसे रुपए मांगने आया था। मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। ये रुपए मुझे दे दीजिए। मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा हार 700-800 में कहीं मिल जाएगा।" रतन, "अरे चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में कंगन तो बनवा ना पाए, अब हार ला कर देंगे। ये मैं यहाँ कई दुकान देख चुकी हूँ, ऐसी चीज शायद ही यहाँ कहीं निकले, और निकले भी तो 1.5 दाम देने पड़ेंगे।" रमानाथ, "अरे तो इसे कल क्यों ना बुलाइए? इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा।" रतन, "अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है।" दोनों कमरे के बाहर निकले। रमा ने जौहरी से कहा, "अरे तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते?" जौहरी, "नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है। आज के न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी।" रतन, "मेरे पास इस वक्त 600 रुपये हैं, आप हार दे जाइए, बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाइएगा।" जौहरी, "मेम साहब, रुपए का तो कोई हर्ज न था, महीने 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेशी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल कहाँ है, अब भला कौन जाने यहाँ फिर कब आना हो। आप इस वक्त अगर 1000 दे दें तो 200 फिर दे दीजिएगा।" रमानाथ, "ऐसा है तो फिर सौदा ना होगा।" जौहरी, "अब इसका अख्तियार तो आपको है बाबू साहब, मगर इतना कह देता हूं कि ऐसा माल फिर न पाइएगा।" रमानाथ, "अरे रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएंगे।" जौहरी, "साहब, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता।" यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वो एक क्षण भी न रुकेगा। रतन का रुआ रुआ कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में छिपे थे, मानो उसके जन्म जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करके देखकर वो जलहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वो संदूक खोलती, कभी वो दराज खोलती, पर रुपए कहीं न मिले। सहसा मोटर की आवाज सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे जाने को कह गए थे ना? वकील साहब, "अरे वहां कोरम ही पूरा ना हुआ, बैठकर क्या करता? कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं। ये कोई जौहरी है क्या?" जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, "तुमने कोई चीज पसंद की?" रतन, "हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 रुपये मांगता है।" वकील साहब, "बस, और कोई चीज पसंद कर लो। अरे तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना?" रतन, "नहीं, इस वक्त मैं यही हार लूंगी, आजकल भला सिर की चीज कौन पहनता है?" वकील साहब, "अरे लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन भी लोगी, नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी कि मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रक्रम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वो भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देरी थी। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन के एक आधार की जरूरत थी, संदेह आधार की, जिसके सहारे वो इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सके। जैसे किसी उपासक को प्रतीक की जरूरत होती है। बिना प्रतिमा के वो भला किस पर फूल चढ़ाए, किसे गंगा जल से नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाए। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी। रतन उसके लिए संदेह कल्पना मात्र थी, जिससे उसकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी।
कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आंखों के बिना मुख। रतन ने केस में हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य उसकी आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें परवाह न थी कि इसका क्या दाम है। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलना, कितना लिखूं? अगर फर्क पड़ा तो तुम जानोगे। जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दे दिया और वो सलाम करके चलता हुआ। भैया रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी न दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है। हार को गले में लटकाए वो अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वो अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ कभी ना खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने गई। अब भला अपनी कृतज्ञता को वो कैसे जाहिर करे। रमा कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यूरोप गौरवमान सुनता रहा, अंत को निराश होकर चल दिया। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।